सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम है प्रियंका और मैं पढ़ाती हूँ आपको लाइफ साइंसेस। स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुरुमंत्रा शिक्षा का ग्रंथ में। उम्मीद करती हूँ आपकी दिवाली की तैयारियों की तरह आपकी गेट की तैयारियां भी जो हैं बहुत ही जोर शोर से चल रही हैं। और अगर जोर शोर से चल रही हैं तो रिस्पांस भी उतना जोर शोर से आना चाहिए। हमने एप्लीकेशन पार्ट 1 में पढ़ा था बहुत सारे एंजाइम्स के बारे में और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के बारे में। तो आज यहाँ पे पार्ट 2 हम डिस्कस करेंगे जिसमें हम कंप्लीट रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म पढ़ लेंगे, प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में भी। चलिए तो शुरू करते हैं बिना कुछ देरी किए। सबसे पहले बात करेंगे रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स। अब रेप्लिकेशन चाहे प्रोकैरियोट्स में होगा या यूकैरियोट्स में होगा, ये तीनों स्टेप्स सब में होंगे, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। पहले शुरू होगा रेप्लिकेशन, फिर इलोंगेशन होगी, न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो जुड़ते जाएंगे और फाइनली जो है रेप्लिकेशन रुक जाएगा। तो ये तीनों स्टेप्स यूकैरियोट्स में भी होंगे और प्रोकैरियोट्स में भी होंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है इनिशिएशन। अच्छा, ज्यादा शब्द देख के घबराया मत करो, डायग्रामेटिकली आपको जरूर हर चीज बताई जाएगी। ये वो स्टेज होती है, इनिशिएशन इज द स्टेज जहां पे डीएनए रेप्लिकेशन शुरू होगा। डेफिनेटली आप भी समझ पा रहे हैं, नाम से ही इनिशिएशन है तो स्टार्ट होगा। ठीक है, अब डीएनए जो सिंथेसिस स्टार्ट की जाती है वो किस पे स्टार्ट होती है? इट इज इनिशिएटेड विद इन द टेम्पलेट स्ट्रैंड एट ए स्पेसिफिक कोडिंग रीजन साइट नोन एज ओरिजिन। ठीक है, डीएनए सिंथेसिस जो है, देखिए आपने पढ़ा था कि रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, उसमें दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग हो जाते हैं और हर एक स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट काम करता है। तो डीएनए सिंथेसिस जो है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड से शुरू की जाती है। ठीक है, और वहां पे कुछ स्पेसिफिक कोडिंग रीजन होते हैं, कुछ साइट ऑफ ओरिजिन होते हैं, कुछ साइट्स होती हैं जिनको हम साइट ऑफ ओरिजिन कहते हैं। अब साइट ऑफ ओरिजिन के बारे में हमने पढ़ लिया, ओरिजिन साइट्स क्या है, ओराइसी क्या है, ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस जो है। अच्छा, ये आज का क्वेश्चन है, ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस जो है, एआरएस जो है, वो किन ऑर्गेनिज्म में आपको, किन ऑर्गेनिज्म के डीएनए में आपको एज अ साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मिलता है। एआरएस किन ऑर्गेनिज्म में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है? तो डीएनए जो रेप्लिकेट करना शुरू करेगा उसके लिए टेम्पलेट स्ट्रैंड पे कुछ कोडिंग रीजन रहेंगे जिनको हम कहेंगे साइट्स ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओके, तो ओरिजिन जो साइट्स हैं उन पे अब किसी भी चीज को पहचानना है तो उस चीज को पहचानने के लिए कुछ और भी चाहिए। तो वैसे ही इन ओरिजिन साइट्स को पहचानने के लिए कुछ इनिशिएटर प्रोटीन्स होती हैं। ये इनिशिएटर प्रोटीन भाग भाग के उस साइट पे पहुंचेंगी और फिर बोलेंगी ओके मैं पहुंच गई हूं, बाकी के सब लोग भी आ जाओ, हम यहाँ पे सिंथेसिस कर सकते हैं। तो इनिशिएटर प्रोटीन साइट ऑफ ओरिजिन पे पहुंचती हैं, उसके साथ ही बाकी की प्रोटीन्स को भी ले आती हैं ताकि वो प्रोटीन्स रेप्लिकेशन में हेल्प करे और क्या बन जाए, फिर डीएनए का दूसरा एक कॉपी भी बन सके। देखिए, द ओरिजिन साइट्स आर टारगेटेड बाय द इनिशिएटर प्रोटीन्स व्हिच रिक्रूट additional proteins that help in the replication process to form a replication complex around the DNA origin। देखिए, समझ गए आप कि पहले आएगी इनिशिएटर प्रोटीन, बोलेगी आई एम द इनिशिएटर प्रोटीन, मैं पहचानूंगी कि कहां से ओरिजिन होना है। उसने पहचान लिया कि ओरिजिन वाली साइट कौन सी है। देखिए, हमने पढ़ा था एक साइट ऑफ ओरिजिन की क्या क्या फीचर्स होते हैं, अब ये मैं पढ़ा चुकी हूं इसीलिए आपको पता होना चाहिए। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आ रहे हैं तो इसी, ये पूरा प्लेलिस्ट बना है, इसी से पीछे आपको वीडियो मिल जाएगा डीएनए रेप्लिकेशन पार्ट 1। आप डीएनए रेप्लिकेशन पार्ट 1 गुरुमंत्रा करके भी देख सकते हैं, वहां पे आपको चाहे जो भी वीडियो मिलती है जाइए देखिए। ठीक है, अब इनिशिएटिव प्रोटीन ने ओरिजिन ऑफ साइट को रिकॉग्नाइज किया, बाकी की एडिशनल प्रोटीन्स को भी लाए और क्या बना दिया, एक रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स बना दिया डीएनए ओरिजिन के आसपास, और अब वहां से वो रेप्लिकेशन को शुरू करेंगे। अब
एशेरिशिया कोलाई में जो ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन है उसका नाम हमने क्या पढ़ा, ओराई सी। अब ये भी बता चुकी हूं, पर यहां बताना भी जरूरी है कि डीएनए ए प्रोटीन जो है एशेरिशिया कोलाई के ओराई सी पे, जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, वहां पे रेप्लिकेशन को इनिशिएट करते हैं। अब डीएनए ए ओराई सी में आपने पढ़ा था 2 शॉर्ट मोटिव्स होते हैं, एक 9 मर्ज का, इट मींस 9 न्यूक्लियोटाइड का, दूसरा 13 न्यूक्लियोटाइड का। डीएनए प्रोटीन बाइंड करता है 9 मर्ज के साथ, मेल्टिंग करवाता है एंड काउजाइट्स द मेल्टिंग एट 13 मर्ज। और डीएनए ए को अपने काम के लिए एटीपी की जरूरत होती है, ठीक है। उसके बाद डीएनए ए ने थोड़ा सा 13 मर्ज पे, 13 न्यूक्लियोटाइड पे अपना मेल्टिंग शुरू किया, तभी वो बुलाएगा, अरे दोस्त हेलिकेज डीएनए बी, वो डीएनए ए है खुद से, अपने दोस्त को बुलाएगा, डीएनए बी को, हेलिकेज को बुलाएगा, जल्दी जल्दी आओ, साइट ऑफ रेप्लिकेशन मिल गई है, मैंने यहां मेल्टिंग कर दी है, तुम हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ो आके, ठीक है। क्या करना है, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना है, ठीक। तो डीएनए ए ने किसको बुला लिया, डीएनए बी को बुला लिया। डीएनए बी क्या है, हेलिकेज है, हेलिकेज को बुला लिया, हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ो आके। डीएनए बी ने बोला अरे मुझसे नहीं आया जा रहा, तो डीएनए बोलता है अरे क्या करते हो, डीएनए सी को बुलाओ ना, वो तुम्हारा लोडर है, ठीक है। तो डीएनए सी एक्ट एज अ हेलिकेज लोडर। तो डीएनए ए ने क्या किया, पहचान लिया सबसे की पहले कि कहां पे इनिशिएट करूं, जाके शुरू कहां से करूं रेप्लिकेशन। और फिर जब उसको रेप्लिकेशन की साइट मिल गई, वो फटाफट से 9 न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच हुआ और 13 न्यूक्लियोटाइड पे उसने मेल्टिंग शुरू कर दी। फिर अपने दोस्त को बुलाया, किसको, डीएनए बी को, जो कि हेलिकेज है, वो क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर सकता है, 2 स्ट्रैंड्स को सेपरेट कर सकता है। और पर डीएनए बी तो खुद से काम नहीं करेगा, उसको लोड करना पड़ेगा। लोडिंग के लिए आ गया डीएनए सी कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें लोड करता हूं। तो डीएनए सी जो है वो एक हेलिकेज लोडर है, जिसको जो किसको लोड करेगा, डीएनए बी को स्ट्रैंड्स पे लोड करना शुरू करेगा, और वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो ब्रेक होने लगेगी, ठीक है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होने लगे, 2 स्ट्रैंड्स अलग होने लगे, पर लेकिन 2 स्ट्रैंड्स में तो बड़ी अच्छी दोस्ती है, वो तो फिर से जुड़ जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिर से वो बना लेते हैं आपस में। तो फिर अब किसकी हेल्प ली जाए, हेलिकेज ने बोला मेरा तो सारा का सारा काम बर्बाद हो जाएगा, अगर ये मैं ब्रेक कर रहा हूं और ये फिर से जुड़ जाएंगे तो क्या फायदा, मेरा काम तो वही के वही रह गया। तो फिर वो अपनी दोस्त को बुलाया, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स को। उन्होंने बोला चिंता मत करो, हम एक एक स्ट्रैंड को पकड़ के रखेंगे, उसको उसकी पोजीशन पे रखेंगे, तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स hold the DNA strands at position so that they can reach so that each strand can act as a template for new strand, ठीक है। तो डीएनए ने पहचाना, बी ने तोड़ दिया, सी ने ही बी को लोड किया था, सिंगल स्ट्रैंड प्रोटीन ने क्या किया, एक एक स्ट्रैंड को एक एक तरफ से पकड़ लिया, ताकि अब वो क्या कर सके, एज अ टेम्पलेट एक्ट कर सके नए स्ट्रैंड की सिंथेसिस के लिए। प्राइमेज, अब इतना सब तो हो गया, लेकिन सिंथेसिस तो तभी होगी अगर आरएनए प्राइमर जुड़ा होगा। अगर आरएनए प्राइमर नहीं जुड़ा होगा तो सिंथेसिस कहां से होगी, लेकिन उससे आगे भी एंजाइम चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सुपर कॉइलिंग के लिए आपको पता है कि टोपोआइसोमरेजेस जो है, डीएनए गायरेज जो है, वो सुपर कॉइलिंग को रिलीव कर रहा होगा। सुपर कॉइलिंग नहीं पढ़ा है तो वो भी प्लेलिस्ट में पढ़ा है, जाओ देखो, उसको भी पढ़ के आओ, ठीक है। तो प्राइमेज जो कि डीएनए जी है, वो रिक्रूट करेगा आरएनए प्राइमर को, और वो आरएनए प्राइमर की इलोंगेशन करेगा डीएनए पॉलीमरेज। ये हेलिकेज और प्राइमेज दोनों एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, जिस कॉम्प्लेक्स को प्राइमोसोम कहा जाता है। हेलिकेज एंड प्राइमेज टुगेदर फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स कॉल्ड प्राइमोसोम। ओके, इतना समझ के। लेकिन हमको पता है कि जो रेप्लिकेशन पीरियड होता है ना, अपना डीएनए कॉपी बनाना, फटाफट से कॉपी बनाना, 20 मिनट में सब काम हो जाता है इसमें, बैक्टीरिया में, ठीक। तो अभी बैक्टीरिया में खास बात होती है कि अभी क्या हुआ कि एक रेप्लिकेशन का राउंड कंप्लीट भी नहीं हुआ है, दूसरा राउंड शुरू हो चुका है।
तो इस तरह की रेप्लिकेशन को हम कहते हैं डाइकोटोमस रेप्लिकेशन, जो कि हमें एस्चेरिशिया कोलाई में देखने को मिलती है। इसमें क्या हो गया, a new round of replication starts before the termination of previous one। पहला राउंड खत्म नहीं हुआ, दूसरा राउंड शुरू हो गया है। क्लियर हो गया? इतना मजा आया समझ के? तो चलिए फिर, अच्छा लाइक ना करना या करना वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन शेयर जरूर कर दो। अगर तुम्हें पसंद आया है तो शेयर जरूर कर दो, ठीक है। चलिए, इनिशिएशन हम समझ गए कि किन किन एंजाइम्स ने अपना क्या क्या रोल प्ले किया। बात आती है इलॉन्गेशन की। डीएनए जो प्राइमर ऐड होना था, आरएनए प्राइमर जो ऐड होना था, वो किसने ऐड कर दिया? डीएनए जी ने, प्राइमेज ने वो ऐड कर दिया। अब DNA polymerase is able to synthesize a new strand that matches the template by extending the primer via the addition of free nucleotides to the 3' end। अब क्या होगा? आरएनए प्राइमर जो ऐड किया गया, आरएनए प्राइमर का 3' एंड जो है उस पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप फ्री होगा, ठीक। डीएनए पॉलीमरेज जो है वो नया स्ट्रैंड को सिंथेसाइज कर देगा, जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा आपके टेम्पलेट स्ट्रैंड के, ठीक है। तो वो डीएनए पॉलीमरेज नया स्ट्रैंड बना देगा, लेकिन कैसे? वो जो आरएनए प्राइमर जो कि हार्डली 2 से 3 या 4 से 5 बेस पेयर्स जिसके पास होते हैं, उसमें जो पेंटोज शुगर का 3' हाइड्रोक्साइल ग्रुप होगा, उस पे वो और न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा, ठीक है। तो मतलब डीएनए पॉलीमरेज एक्चुअली कैटालाइज करता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन। अब ये डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स से कहां से लेगा बताइए? ये डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स जो है ये लेता है किसी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट से, ठीक है। चलिए देखते हैं जो रिएक्शन कैटालाइज किया डीएनए पॉलीमरेज ने, वो कौन सा है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना है किस पे? आरएनए जो प्राइमर जोड़ा है उसका जो पेंटोज शुगर का 3' हाइड्रोक्साइल ग्रुप है उस पे जोड़ना है। तो इसके लिए वो क्या करेगा? द रिएक्शन कैटालाइज्ड बाय डीएनए पॉलीमरेज इज अ न्यूक्लियोफिलिक अटैक on 3' hydroxyl on the innermost phosphorus atom of deoxyribonucleotide triphosphate, DNTP, deoxyribonucleotide triphosphate। तो क्या करता है डीएनए पॉलीमरेज? डीएनए पॉलीमरेज को अगर एडिशन करना है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का, किसके साथ? आरएनए प्राइमर के साथ। किसके साथ करना है? आरएनए प्राइमर के साथ करना है एडिशन। तो कुछ तो चीज चाहिए उसको ना, तो वो होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट पे जो है वो अटैक किया जाता है, ठीक है। सबसे अंदर ये है, ये यहां पे देखिए ध्यान से, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, ये है बेस यहां पे जुड़ा होगा, ठीक है। फिर ये आपके पास है क्या? पेंटोज शुगर, ये ट्राइफॉस्फेट है। क्या है ये? ट्राइफॉस्फेट। अब जो हमारा क्या है हमारे पास? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इसके इनर मोस्ट जो सबसे अंदर वाला फॉस्फोरस है उस पे अटैक करता है, उस पे अटैक करेगा, उसके हाइड्रोक्साइल ग्रुप पे अटैक करेगा, ठीक है। और फिर उसके साथ ही जो है वो यहाँ पे इस फॉस्फेट को, फिर ये दोनों फॉस्फेट अलग हो गए, 1 2, ये दोनों फॉस्फेट अलग हो गए। यहाँ क्या बचा? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट बच गया, ठीक है। इसको लेके ये आरएनए प्राइमर के साथ जोड़ देगा। तो जोड़ दिया, एक और ऐड कर दिया, फिर इसके साथ और ऐड कर देगा, और ऐड कर देगा, और ऐड कर देगा, और इस तरह से हमारा डीएनए जो बनेगा डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, आई मीन डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड जो बनेगा वो बन जाएगा। पहले तो आरएनए प्राइमर जोड़ा है, आरएनए प्राइमर का जो 3' हाइड्रोक्साइल ग्रुप होगा, ठीक है, उसके साथ फॉस्फेट एक और न्यूक्लियोटाइड जोड़ देगा डीएनए पॉलीमरेज, फिर एक और जोड़ देगा इसके साथ लास्ट में जो है ये आरएनए प्राइमर जो है रिमूव कर दिया जाता है। फिर टोटली क्या बचेगा? डीऑक्सीराइबोज
शुगर ही बचेगी ना, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड ही बचेगा। तो इस तरह से डीएनए पॉलीमरेज पूरा का पूरा जो स्ट्रैंड होगा उसको सिंथेसाइज कर देगा। चलिए देखते पढ़ते हैं। तो रिएक्शन जो डीएनए पॉलीमरेज ने कैटालाइज किया वो क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा किस पे, जो न्यूक्लियोटाइड डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट का सबसे इनरमोस्ट फॉस्फेट है उसके हाइड्रोक्साइल ग्रुप पे अटैक करेगा। ठीक, फिर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो है वो बन जाता है किसके किसके बीच में, देखिए अब फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट एंड प्राइमर एंड पायरोफॉस्फेट इज रिलीज्ड। अब ये हो गया डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट, एक फॉस्फेट है ना, ये हो गया हमारे पास प्राइमर। इन दोनों के बीच क्या बन जाएगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, और ये जो है एस पायरोफॉस्फेट जो है वो रिलीज हो जाएंगे। अब ध्यान से देखिएगा, अ मेटल आयन, मैग्नीशियम आयन यूजुअली होता है, इज प्रेजेंट इन एक्टिव साइट इंटरेक्ट विद 3 प्राइम हाइड्रोक्साइल एंड रिड्यूसेस द एसोसिएशन बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन leaving 3 prime or negative. This ion also interact with triphosphate of deoxyribose nucleotide triphosphate to neutralize their negative charge. ठीक है, अब जो हमारा एंजाइम है ना डीएनए पॉलीमरेज, उस पे क्या है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप को जो एकदम वीक कर रहा है, OH की एसोसिएशन को जो तोड़ रहा है, वो कौन तोड़ रहा है, आपको पता है कि जब फॉस्फेट बॉन्ड यहाँ पे एस्टर बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बाहर रिलीज होगा, है ना, तो जो हाइड्रोक्साइल आयन का जो आपका एसोसिएशन है उसको वीक कर रहा है, वो कौन है, वो एग्जैक्टली डीएनए पॉलीमरेज में एक मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होता है, एक मेटल आयन प्रेजेंट होता है, वही वीकन करता है हाइड्रोक्साइल आयन में OH की एसोसिएशन को। जो पायरोफॉस्फेट बचा है, पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम आएगा, पायरोफॉस्फेट को रिमूव कर देगा, ठीक है, और आगे पॉलीमराइजेशन बढ़ जाएगी। इलोंगेशन जो रहती है हमारे पास, डीएनए पॉलीमरेज किस डायरेक्शन में काम करता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में काम करता है, और उसी डायरेक्शन में हमको इलोंगेशन देखने को मिलेगी। क्लियर, अब इनिशिएशन आप समझ गए थे, ठीक है, इनिशिएशन आप समझ गए थे, ठीक, इलोंगेशन आप समझे, डीएनए पॉलीमरेज जो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में इलोंगेट करेगा। उसके लिए डीएनए प्राइमर पे जो है वो न्यूक्लियोटाइड ऐड किए जाएंगे। वो न्यूक्लियोटाइड कहां से मिलेंगे, वो न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट से, लेकिन ये तो ट्राइफॉस्फेट है, इससे हमें मोनोफॉस्फेट बनाना पड़ेगा। तो डीएनए पॉलीमरेज जो है वो इनरमोस्ट फॉस्फेट पे अटैक करेगा, 2 फॉस्फेट जो है वो अलग हो जाएंगे और ये मोनोफॉस्फेट बचेगा। इस मोनोफॉस्फेट का एस्टर बॉन्ड बन जाएगा प्राइमर के साथ। तो इसी तरह से आगे जो है वो न्यूक्लियोटाइड बनते रहेंगे, पायरोफॉस्फेट बाहर रिलीज होता रहेगा, और पायरोफॉस्फेट इज जो एंजाइम है वो पायरोफॉस्फेट को रिमूव कर देगा, और इलोंगेशन आगे बढ़ती रहेगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। ठीक है, अब देखिए, अब एक तो लीडिंग स्ट्रैंड बनेगा। अब यहां पे आपको एक डायग्राम की जरूरत है, इमीडिएटली इसको पढ़ने के बाद हम एक डायग्राम जरूर देखेंगे। ठीक, एक लीडिंग स्ट्रैंड बनेगा, ठीक, कॉन्टिन्यूअसली बनेगा, क्योंकि रेप्लिकेशन फॉर्क बनी है ना, आप जानते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है, ठीक, एक तो कॉन्टिन्यूअसली 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन में ही रहेगा। तो लीडिंग स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज्ड कॉन्टिन्यूअसली अलोंग विद रेप्लिकेशन फॉर्क इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। हाँ जी, लीडिंग स्ट्रैंड कॉन्टिन्यूअसली बन जाएगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, लेकिन लैगिंग स्ट्रैंड का सिंथेसिस जो है वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है 3 प्राइम एंड ऑफ द प्राइमर, और ग्रोइंग डीएनए स्ट्रैंड एंड रेप्लिकेशन फॉर्क जो ओपन होती है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होती है। समझ रहे हो, अब कहां पे ऐड कर सकता है, कैसे ओपन हो रही है रेप्लिकेशन फॉर्क, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज जो न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर सकता है वो कहां कर सकता है, 3 प्राइम डायरेक्शन पे ही, 3 प्राइम एंड पे ही ऐड करता है न्यूक्लियोटाइड्स को। ठीक, तो अब यहां मुश्किल हो गई, अब तुम्हें भी यहां मुश्किल हो गई होगी समझने में, इमेजिन नहीं कर पा रहे होंगे, कोई बात नहीं, आगे डायग्राम से दिखाऊंगी तुम्हें। ठीक है, तो अब हर बार क्या होता है कि जैसे जैसे एप्लीकेशन फॉर्क ओपन होगा, हर बार एक आरएनए प्राइमर की जरूरत होगी, हर बार एक नया प्राइमर चाहिए होता है। लैगिंग स्ट्रैंड को बनाने के लिए हर बार एक नया आरएनए प्राइमर चाहिए होता है, हर बार उसमें न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा तो हर बार एक नया आरएनए प्राइमर जो है वो रिक्वायर्ड रहेगा। ठीक,
इसीलिए हमारे पास डीएनए के फ्रेगमेंट्स बनेंगे। जो डीएनए जो बनेगा वो फ्रेगमेंट्स में बनेगा, जिनको हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। और ये जो है रिपीटली एक से एक के बाद एक के बाद एक जो है वो लैगिंग स्ट्रैंड पे सिंथेसाइज होते हैं। ठीक, लैगिंग स्ट्रैंड बनता है उनसे। ठीक, अब ये जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट है, इनको जोड़ने का काम डीएनए लाइगेज करता है। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को जोड़ने का काम कौन करता है? डीएनए लाइगेज करता है। डीएनए लाइगेज एग्जैक्टली फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को जोड़ता है। डीएनए लाइगेज का काम क्या होता है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन, ठीक है, बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड। जो एक्टिविटी होती है डीएनए लाइगेज की, उसके लिए एनर्जी की जरूरत होती है। यूकैरियोट्स और आर्की बैक्टीरिया की बात करते हैं तो ये एनर्जी एटीपी से मिलती है, और यू बैक्टीरिया में ये एनर्जी यहाँ NAD पॉजिटिव होगा, नॉट ATP। ठीक है, यू बैक्टीरिया में ये एनर्जी NAD पॉजिटिव से मिलती है, ATP से नहीं। यूकैरियोट और आर्किया में ये ATP से मिल जाती है। ऐसा मोड ऑफ रेप्लिकेशन जिसमें एक स्ट्रैंड तो सिंथेसाइज किया गया कॉन्टिन्यूअसली, लेकिन दूसरा स्ट्रैंड जो है वो डिसकॉन्टिन्यूअसली सिंथेसाइज किया जाता है, इसको कहते हैं हम सेमी डिसकॉन्टिन्यूअस रेप्लिकेशन। तो क्या आपको समझ आ गया कि रेप्लिकेशन जो है वो कैसा है? रेप्लिकेशन होता है सेमी कंजर्वेटिव, सेमी डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ठीक, अब डीएनए पॉलीमरेज जो है एक ही, याद रखिएगा, एक ही डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज करता है, लीडिंग स्ट्रैंड भी और लैगिंग स्ट्रैंड भी। मैम ऐसे कैसे हो सकता है दोनों एक ही करता हो? ध्यान से देखिए, पिछले लेक्चर में मैंने आपको पूरा डायग्रामेटिकली डीएनए पॉलीमरेज 3 का दिखाया था, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो उसके पास गामा कॉम्प्लेक्स क्लैंप लोडर होता है और एक ही क्लैंप लोडर था। देखिए, आपने 20 सब यूनिट्स 2 पढ़ी थी ना, 2 सब यूनिट्स पढ़ी थी। ठीक है, फिर आपके पास कोर एंजाइम भी 2 अलग अलग था। ठीक है, फिर तो आपका 2 अलग कोर एंजाइम है, स्लाइडिंग क्लैंप अलग अलग है, लेकिन जो क्लैंप लोडर है वो सिर्फ एक ही है, गामा कॉम्प्लेक्स ही है। ठीक है, तो देखिए, जो गामा कॉम्प्लेक्स होता है, क्लैंप लोडर होता है, वो एक होता है, एक इट हैज ओनली वन गामा कॉम्प्लेक्स क्लैंप लोडर, जो इंटरेक्ट करेगा बीटा सब यूनिट्स के साथ, जो कि स्लाइडिंग क्लैंप है, और कंट्रोल करता है अटैचमेंट एंड रिमूवल ऑफ एंजाइम फ्रॉम द टेम्पलेट। ठीक है, तो गामा कॉम्प्लेक्स जो है वो अटैचमेंट या रिमूवल ऑफ एंजाइम को कंट्रोल करेगा कि टेम्पलेट के साथ एंजाइम को अटैच होना है या रिमूव होना है। एक ही गामा कॉम्प्लेक्स है, और वो 2 जो हमारे पास बीटा सब यूनिट्स होती हैं डीएनए पॉलीमरेज 3 में, उन दोनों के साथ जो है वो जुड़ा होता है। लेकिन क्या है फिर, बात क्या है कि वो दोनों फिर रोटेट कर पाते हैं। जो दोनों सब यूनिट्स हैं, दोनों कोर एंजाइम हैं, अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं। किसकी वजह से, कैसे ये पॉसिबल होता है? क्योंकि जो दोनों जो सब यूनिट्स हैं, दोनों जो आपके कोर एंजाइम्स हैं, ठीक है, वो कोर एंजाइम जो है वो टाउ सब यूनिट के साथ, टाउ सब यूनिट के डाइमर के साथ जो है वो अटैच्ड होता है। देखिए, एंजाइम अटैचेस एंड डी अटैचेस रिपीटली एट द स्टार्ट एंड एंड ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट। हाँ जी, समझ गए। अब ये पॉसिबल होता है क्योंकि 2 सब यूनिट्स जो है कोर एंजाइम की, डीएनए पॉलीमरेज की कोर एंजाइम की, वो अटैच होती हैं बाय टाउ सब यूनिट डाइमर, और इसीलिए वो अपोजिट डायरेक्शन में ओरिएंट कर सकती हैं। देखिए, मतलब आपने 10 सब यूनिट पढ़ी थी डीएनए पॉलीमरेज में, पढ़ी थी, ठीक है, जिनमें से एक बीटा सब यूनिट था, 3 जो थी आपके पास अल्फा थीटा एप्सिलॉन जो है वो आपके पास कोर एंजाइम में होती हैं, लेकिन कोर एंजाइम भी आपको 2 अलग अलग देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर टाउ सब यूनिट्स भी आपके पास 2 ही होती हैं जो कि कोर एंजाइम के साथ जुड़ी होती हैं, लेकिन आपस में कैसी होती हैं, एक अलग ओरिएंटेशन कर सकता है, एक अलग ओरिएंटेशन कर सकता है। क्लैंप लोडर हमारे पास एक ही होता है, पूरे एंजाइम के लिए क्लैंप लोडर हमारे पास एक ही होता है, तो दोनों जो कोर एंजाइम है उस क्लैंप लोडर पे ही होंगे, वही क्लैंप लोडर जो है उनको लोड करेगा, और वो फ्रीली मूव कर सकते हैं ड्यू टू उन पे क्या है, क्योंकि वो अटैच है टाउ सब यूनिट डाइमर के साथ। ठीक है, तो फाइनली हमें समझ आ गया कि एक ही डीएनए पॉलीमरेज लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड दोनों की सिंथेसिस करता है।
ओकाजाकी फ्रैगमेंट जो हमने पढ़े थे वो हमने समझ लिया था कि ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को डीएनए लाइगेज जोड़ देगा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना के, लेकिन फिर भी कुछ गैप जो है वो बच जाते हैं। तो ये डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो आरएनए प्राइमर को भी रिमूव करता है जो स्टार्ट में लगा था, और उसके साथ ही जो लाइगेटेड ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स होते हैं उनमें गैप को भी फिल कर देता है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? साफ हो गया? ठीक है, बिल्कुल। अब यहां पे आ गया रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स। एक बार देख लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये हम पढ़ते हैं टोपो आइसोमरेज का फंक्शन की टोपो आइसोमरेज जो है कॉइलिंग को रिलीव करेगा। कॉइलिंग को रिलीव करेगा तो डीएनए हेलिकेज जो है वो इन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा। अब ये फिर से क्या हो सकते हैं, रीएस्टेब्लिश हो सकते हैं। तो उसके लिए सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स जो हैं दोनों इनको स्ट्रैंड्स को अलग अलग रखेंगी ताकि वो एज अ टेम्पलेट एक्ट कर पाए। ये हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज 3, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज 3 यहां भी आपको दिख रहा है डीएनए पॉलीमरेज 3, लेकिन एक ही डीएनए पॉलीमरेज होता है ये 3, और अपोजिट डायरेक्शन में ओरिएंटेशन हो सकता है। टाउ सब यूनिट अलग अलग जुड़ी होती हैं, डाइमर से ये जुड़ा होता है, लेकिन स्लाइडिंग क्लैंप जो है वो एक ही होता है। अब यहां देखिए, हमको जरूरत पड़ती है प्राइमेज एंजाइम की। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखना, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड था, और जो डीएनए पॉलीमरेज काम करता है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में काम करता है, और प्राइमर भी जो है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड के 3 प्राइम एंड पे ऐड होता है। तो यहां पे जैसे जैसे डीएनए खुलता जाएगा वैसे वैसे जो है वो लीडिंग स्ट्रैंड बनता जाएगा, लेकिन हमारी दूसरी तरफ ऐसा नहीं है। 3 प्राइम टू 5 प्राइम इस तरफ को है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में जो है वो डीएनए पॉलीमरेज काम करता है। तो यहां 5 प्राइम स्ट्रैंड है, क्या ये भी 5 प्राइम स्ट्रैंड होगा? नहीं। हम जानते हैं कि डीएनए एंटी पैरेलल होता है, तो इसका मतलब है कि प्राइमर को यहां जुड़ना है। अब क्या होगा, आरएनए प्राइमर यहां जुड़ा, लेकिन आगे तो तभी जुड़ेगा ना जब ये खुलेगा यहां से। तो हर बार एक जुड़ा, फिर आरएनए पॉलीमरेज ने काम किया, इसको आगे सिंथेसाइज कर दिया, ठीक है। फिर हर बार जो है हमें एक नया, जैसे जैसे ये खुलता जाएगा हमें एक नया आरएनए प्राइमर चाहिए होगा, यहाँ पे लगेगा, फिर बाहर की तरफ को इस तरफ को इस डायरेक्शन में जो है वो सिंथेसिस होगी, फिर एक नया आरएनए प्राइमर लगेगा, फिर उधर को सिंथेसिस होगी। फिर डीएनए, अब आपके पास लाइगेज जो है वो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को लाइगेट कर रहा होगा, और कुछ गैप्स उसमें बचे हैं तो डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है उन गैप्स की फिलिंग कर देगा, उसके साथ में ही वो आरएनए प्राइमर को भी रिमूव कर देगा। अब सारा क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, हर एक एंजाइम का फंक्शन बिल्कुल क्लियर है। तो फाइनली हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं डीएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी किस तरह से एक ही है, ध्यान से देखिए, एक ही है। ये पॉलीमरेज 3 एक ही है, मैंने यही दिखाने के लिए कि एक ही स्ट्रैंड होता है, लेकिन 2 सब यूनिट, टाउ सब यूनिट से जुड़ा होता है। एक इस तरफ को काम कर सकता है, किस तरफ को काम कर सकता है, मतलब कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है इनको काम करने में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है डीएनए रेप्लिकेशन, लेकिन टर्मिनेशन में हम समझेंगे कि टर्मिनेशन जो है वो कैसे होता है। अब बैक्टीरियल रेप्लिकेशन जो है वो बाई डायरेक्शनल है, हम जानते हैं, ठीक। अच्छा, एक और बात, थीटा रेप्लिकेशन बताया था मैंने आपको कि प्रोकैरियोट्स में जो रेप्लिकेशन हो रही है वो कौन सी है? थीटा रेप्लिकेशन। थीटा क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बनता है, स्टार्ट होता है, तो एक थीटा शेप आती है, इसीलिए थीटा रेप्लिकेशन बोल देते हैं, है ना। तो बैक्टीरियल रेप्लिकेशन बाई डायरेक्शनल होती है, तो ऑब्वियस है कि रेप्लिकेशन फॉर्क जो है वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के अपोजिट साइड को में, अब सर्कुलर है ना, तो सर्कुलर में एक जगह से ओपन हुआ है, दोनों तरफ को रेप्लिकेशन स्टार्ट हुई है, तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के अपोजिट साइड को जो है वो मीट करेगा रेप्लिकेशन फॉर्क। तो इसके लिए जो है कुछ सीक्वेंसेस होते हैं। रेप्लिकेशन टर्मिनेट करता है एक टर्मिनस रीजन पे जिसके पास टर सीक्वेंसेस होते हैं, और इन सीक्वेंसेस को पहचानने का काम करती है टीयूएस, टर्मिनेशन यूटिलाइजेशन सब्सटेंस प्रोटीन्स, ठीक है। अब टीओएस कैसे टर्मिनेट करती है, वो इन पहले तो इन सीक्वेंसेस को पहचानेगी, फिर ये प्रोटीन जो है वो डीएनए, हमारे पास जो हेलिकेज है, डीएनए बी है, हेलिकेज एंजाइम है, टीओएस प्रोटीन्स उस हेलिकेज एंजाइम को ब्लॉक कर देती हैं, और अब जब डीएनए बी ही काम नहीं करेगा तो आपके पास आगे हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, तो फिर बताइए
तो फिर क्या होगा जल्दी से बताइए। तो फिर रेप्लिकेशन ही नहीं होगी। एक बार एक और क्वेश्चन आता है कि क्या होगा अगर सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स को जो है वो ओपनिंग से पहले ही लगा दिया जाए। कहाँ पे? आपके डीएनए स्ट्रैंड्स पे वो ओपनिंग से पहले ही अटैच हो जाएं तो क्या होगा? अगर वो पहले ही अटैच होती है तो फिर डीएनए ओपन नहीं करेगा और ना ही रेप्लिकेशन हो पाएगी। ओके, चलिए। आफ्टर रेप्लिकेशन टू स्ट्रैंड में बी कैटिनेटेड, they are decatenated by topoisomerases 4 which is a type 2 topoisomerase। ठीक है, दो स्ट्रैंड्स जो हैं उनका मतलब जो दो स्ट्रैंड्स हैं हमारे पास, ठीक है, उनका कैटिनेशन भी हो सकता है। ठीक, तो उनका डीकैटिनेशन जो है वो टोपोआइसोमरेज 4 करता है। टोपोआइसोमरेज 4 और 5 को कहा जाता है कि ये टाइप 2 जो टोपोआइसोमरेजेस हैं उन्हीं की मॉडिफिकेशन से बने हुए हैं। तो यहाँ पे अब हमारा पूरा कंप्लीट हो गया रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स भी सेम रहेगा कुछ चेंजेस के साथ, और वो चेंजेस कौन कौन से हैं वो हम देख लेंगे। ठीक है, प्रूफ रीडिंग उससे पहले जरूर होगा। प्रूफ रीडिंग में क्या होता है कि अब पूरा का पूरा डीएनए बन गया, रेप्लिकेशन हो गई, लेकिन हर एक चीज सही है या नहीं है इस चीज का भी ध्यान रखा जाता है। डीएनए रेप्लिकेशन भगवान की दया से बहुत अच्छी होती है, बहुत सही से होती है। ठीक है, इसमें जो म्यूटेशन होती है वो कम रहती है, जो एक्यूरेसी है वो बहुत अच्छी है, और ये एक्यूरेसी जो है वो हेल्प करती है कि म्यूटेशंस जो हैं वो एक टॉलरेबल लेवल पे ही रहें। ठीक है, तो क्या होता है इन दिस termini of nascent DNA chains are scanned for error and the error is corrected before continuing chain extension। मतलब हर बार जब भी एक आपका न्यूक्लियोटाइड जो है वो जुड़ते जा रहे हैं, ठीक, तो क्या होता है उसको चेक करता रहता है कौन? 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस, ताकि कहीं देखता है कहीं कोई गलती तो नहीं है, कोई गलती है तो उसको सही कर दिया जाता है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी हमारे पास सिर्फ एक ही एंजाइम में होती है, वो होता है डीएनए पॉलीमरेज 1। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन की। अब देखिए डीएनए पॉलीमरेज 1 2 3 नहीं है, यहाँ पे 4 5 इस तरह के एंजाइम नहीं है। यहाँ पे जो हमें एंजाइम मिलते हैं वो मिलते हैं हमें डीएनए पॉलीमरेज अल्फा बीटा गैमा डेल्टा एंड एप्सिलिन। ठीक है, अब मैं इन्हीं का काम बताऊंगी। मतलब आपको पूरा का पूरा रेप्लिकेशन वैसे ही रहेगा जैसे हमने प्रोकैरियोट्स में पढ़ा, लेकिन किसका काम क्या है हम बस वो देखेंगे। डीएनए पॉलीमरेज अल्फा जो है इसमें ना तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है, ना 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो प्राइमेज का काम जो करता है वो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा इसका काम करता है। यूकैरियोट्स में प्राइमर एंड करने का काम किसका है? डीएनए पॉलीमरेज अल्फा का। ठीक है, डीएनए रिपेयर का काम किसका है? डीएनए पॉलीमरेज बीटा का, बेस पेयर एक्सीजन। ठीक है, काट के सही कर देना। ठीक, तो डीएनए पॉलीमरेज बीटा का काम है डीएनए रिपेयर में। डीएनए इसमें भी आपको ना 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी मिल रही है, ना ही 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। याद रखिए, भूलिए नहीं। ठीक, डीएनए पॉलीमरेज गामा जो है उसमें आपको 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी मिलेगी, लेकिन 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं है। ठीक, अब ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन देखिए, हमको पता है कि यूकैरियोट्स में जो है, प्रोकैरियोट्स में तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट नहीं देखने को मिलते हैं, यूकैरियोट्स में है। तो यूकैरियोट्स में क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया में अपना अपना डीएनए है जो कि रेप्लिकेशन करेगा। तो उनके माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के लिए जैसे रेप्लिकेशन के लिए होता है डीएनए पॉलीमरेज गैमा, ठीक, जिसके पास 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है। डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा जो है उसके पास भी 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। ठीक, 5 प्राइम टू 3 प्राइम किसी के पास भी नहीं है। तो यहाँ यूकैरियोट्स में मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम जो है वो डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा है न्यूक्लियस में, और माइटोकॉन्ड्रिया में होगा गामा। ठीक, इसके पास 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है, लेकिन 5 प्राइम टू 3 प्राइम नहीं है। लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड का सिंथेसिस ये करता है। पहले कहा जाता था कि लीडिंग का डेल्टा करता होगा और एप्सिलिन डीएनए पॉलीमरेज जो है वो लैगिंग स्ट्रैंड का सिंथेसिस करता होगा, लेकिन अभी जो है इसके एविडेंसेस मिल गए हैं कि डेल्टा लीडिंग एंड लैगिंग दोनों का करता है सिंथेसिस। कई बार हमको डीएनए पॉलीमरेज भी मिलता है जो लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड का सिंथेसिस करता हुआ दिखाई देता है। तो डेल्टा और एप्सिलिन दोनों को ही रख लिया जाता है, लेकिन आपको मोस्ट प्रोबेबली अगर बोथ ऑप्शन में नहीं है, यू हैव टू ऑप्ट डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा एज योर आंसर।
क्योंकि इसका जो फंक्शन है क्लियरली अभी हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन यही माना जाता है कि जो डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा का काम है वही काम डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलिन का भी है। ठीक है, एफिडिकॉलिन जो टेट्रासाइक्लिक साइक्लिक डाइटर्पिनोइड है वो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा बीटा एप्सिलिन को जो है अफेक्ट कर सकती है, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज गामा को कोई अफेक्ट नहीं करती है। ठीक है, अब आप समझ गए डीएनए पॉलीमरेज 3 मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम होता है प्रोकैरियोट्स में, वहीं यूकैरियोट में ये एंजाइम होता है डेल्टा और एप्सिलिन। प्राइमर ऐड करता है प्राइमेज, और यूकैरियोट में प्राइमर ऐड करने का काम होता है डीएनए पॉलीमरेज अल्फा का। डीएनए पॉलीमरेज 2 जो है वो रिपेयर में काम करता है, 1 भी रिपेयर कर सकता है। ठीक, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज बीटा इन केस ऑफ यूकैरियोट्स जो है वो रिपेयर का काम करता है। उसके साथ ही देखिए एमसीएम प्रोटीन हेलिकेज की तरह काम करती हैं, जैसे हमने यीस्ट में भी पढ़ा था कि एमसीएम प्रोटीन हेलिकेज की तरह काम करेगी। यूकैरियोट्स में भी हेलिकेज का काम डीएनए बी नहीं एमसीएम करता है। और सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन जो होती है यूकैरियोट्स में वो है रेप्लिकेशन प्रोटीन ए। प्रोसेसिविटी कंपोनेंट, जैसे आपके हमारे पास स्लाइडिंग क्लैंप था डीएनए पॉलीमरेज में, तो उसी तरह से प्रोसेसिविटी कंपोनेंट बोल लीजिए या स्लाइडिंग क्लैंप बोल लीजिए, वो होता है प्रोलिफरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजन। क्या होता है? प्रोलिफरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजन। और क्लैंप, ये स्लाइडिंग क्लैंप है तो उसके लिए क्लैंप लोडर भी होगा। तो क्लैंप लोडर के लिए काम करती हैं रेप्लिकेशन फैक्टर सी प्रोटीन्स। ठीक है, कौन काम करता है? रेप्लिकेशन फैक्टर सी। तो आप ध्यान में लाना है कि डीएनए पॉलीमरेज 3 में आपने स्लाइडिंग क्लैंप, क्लैंप लोडर क्या पढ़ा प्रोकैरियोट के केस में। अब यहाँ डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा है, यहाँ एप्सिलिन है, वहां आप स्लाइडिंग क्लैंप क्या पढ़ रहे हैं, हेलिकेज क्या पढ़ रहे हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन का काम कौन कर रहा है? काम तो वैसे ही रहेगा, नाम अलग हो जाएगा। ठीक है, अब आरएनए प्राइमर को प्रोकैरियोट्स में कौन रिमूव करता था? डीएनए पॉलीमरेज 1। लेकिन ये काम यूकैरियोट में किया जाता है आरएनएएच के द्वारा, जो डिग्रेड कर देता है आरएनए को। बट उसका जो लास्ट, देखिए, जो आरएनए के लास्ट राइबोन्यूक्लियोटाइड और जो फर्स्ट डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड होता है, अब आरएनए का जो लास्ट न्यूक्लियोटाइड होगा उसके साथ ही फर्स्ट डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा, तो उसके बीच में, उन दोनों के बीच में जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है उसको आरएनएएच नहीं तोड़ पाता है, आरएनएएच नहीं तोड़ पाता है। तो इस काम को करने के लिए, तो लास्ट राइबोन्यूक्लियोटाइड को रिमूव करने के लिए फ्लैप एंडोन्यूक्लियेसेस FEN1 काम करते हैं इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज 1 पूरा तोड़ देता है आरएनए और जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड जुड़े हैं। आरएनए समझ रहे हो, आरएनए प्राइमर था ना, आरएनए प्राइमर का जो लास्ट वाला न्यूक्लियोटाइड होगा राइबोन्यूक्लियोटाइड, 3 से 4 बेस पेयर्स होते हैं, और जो फर्स्ट डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड होगा उसके बीच में बॉन्ड को आरएनएएच नहीं तोड़ पाता है। तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कौन काम करता है? फ्लैप एंडोन्यूक्लियेसेस 1। ठीक है, दिस इज योर एप्लीकेशन इन यूकैरियोट। अब टोपोआइसोमरेज का काम भी आप समझ गए हैं, हेलिकेज का काम कौन करेगा ये भी आप समझ गए, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन एग्जैक्टली कौन सी होती है यूकैरियोट्स में ये भी आपको पता चल गया। देखिए डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा है, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा जो है वो प्राइमिंग का काम करता है यूजुअली। ठीक है, डीएनए प्राइमेज जो है यहाँ आपको दिखाया गया है, अल्फा जो है वही प्राइमेज की तरह काम करता है। ठीक, थोड़ा लाइगेशन का काम भी करेगा, डीएनए लाइगेशन मतलब जो गैप फिल वो काम भी थोड़ा कर सकता है। तो दिस इज द लैगिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड, सेमी कंजर्वेटिव, सेमी डिसकंटिन्यूअस एप्लीकेशन को हमने अपने 2 लेक्चर्स में कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जहां हमें फॉलो करना चाहते हैं वहां दिल खोल के फॉलो करिए। और दिवाली की तैयारियों के साथ साथ अपने गेट की तैयारी भी जोर शोर से करिए। बट स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू।